वेलकम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है बिट्स। इसके पहले दोस्तों हमने मेन टॉपिक जो देखा था वो था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और मैंने कहा था आपसे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में तीन सब टॉपिक आते हैं। एक आता है स्टेशनरी वेव, एक आता है इंटरफेरेंस और एक आता है बीट्स, जिसमें से हमने स्टेशनरी वेव्स ये देखा है। और आज हम देखने वाले हैं बीट्स को और लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, जो हमारे साउंड में भी बताता है और लाइट में भी बताता है इंटरफेरेंस का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो बीट्स है उसके पहले थोड़ा सा फिर से एक बार आपको वापस जाना पड़ेगा हमारे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के इस फिनोमेना में। तो याद करिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का फिनोमेना क्या था कि व्हेन टू और मोर वेव्स traveling through a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacements at that point independently, then the resultant displacement is given by the vector sum of the displacement of the individual waves। यानी इतना सारा वो स्टेटमेंट था। यानी इसका मतलब क्या है कि दो वेव किसी एक पॉइंट पर अगर आती है एक ही समय में, ठीक है, तो क्या होती है कि हर वेव वहाँ पर अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। अब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि समझो यहाँ पर मान लीजिए कि एक वेव आई है और यहाँ पर वेव का एग्जाम्पल कि क्रेस्ट आया है। तो क्रेस्ट क्या करता, मीडियम पार्टिकल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, तो ये क्योंकि वो उसको वाइब्रेशन में लाएगा, तो क्रेस्ट इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब पार्टिकल का यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं हम एक्चुअली पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि वेव ने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर उसी प्रकार मान लीजिए कि दूसरी वेव भी वहाँ पर आती है और वहाँ पर फिर से क्रेस्ट आती है, तो दूसरे वेव का क्रेस्ट भी इसको क्या करने की कोशिश करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि वो इतना ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो इसका जो रिजल्ट है, देखो पहले का इतना था दूसरे का इतना था, तो इसका जो रिजल्ट है रिजल्ट कुछ बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वेव द्वारा क्रेस्ट है और दूसरे वेव द्वारा वहाँ पे क्या है, ट्रफ है, तो पहली वेव यानी क्रेस्ट ऊपर उठाने की कोशिश करेगी पार्टिकल को, तो वहीं पर दूसरी वेव ट्रफ होने के कारण उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, तो वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, मिनिमम होता है। तो ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद में इसी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो फेनोमेना है इसको हमने देखा स्टेशनरी वेव में। तो स्टेशनरी वेव में बस कंडीशन थोड़ी सी दोनों तीनों इसमें, जैसे स्टेशनरी वेव, बीट्स और इंटरफेरेंस, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। बाकी फेनोमेना सभी के सभी जो मेन टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव उसके ही टाइप है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो फर्क है, जैसे इसके पहले स्टेशनरी वेव देखा, तो स्टेशनरी वेव में क्या होता था कि मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है, इधर से एक आधी वेव जाती थी और रिफ्लेक्ट होकर वही वेव इधर आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक वेव जा रही है, दूसरी वेव उसी लाइन पर इधर आ रही है और दोनों की दोनों वेव एग्जैक्टली सेम थी, बस क्या था कि दोनों की डायरेक्शन अलग थी, ठीक है, अपोजिट थे, ठीक है। यानी एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है तो हमको स्टेशनरी वेव्स मिलती। उसी प्रकार बीट्स की भी एक कंडीशन है। बीट्स की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम होंगी, जैसे मान लीजिए कि ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है, यानी वेव्स क्या होंगी, एक ही लाइन पर क्या होंगे, ट्रैवल करेंगे। दूसरी बात, इनका दूसरी वेव जो है इनका क्या होगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है, यानी एक ही मीडियम से जाएंगे, एक ही लाइन पर जाएंगे, एक ही डायरेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, तो फिर फ़र्क कहाँ पे होना है, जैसे यहाँ पर भी तो एग्जैक्टली सेम थी, बस फ़र्क ये था कि एक वेव इधर जा रही थी तो दूसरी वेव इधर आ रही थी, ठीक है। जैसे कि ये वेव हमने दो बाउंड्री में अगर क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया, तो ये वेव हमारी इधर जाती थी ऐसी, ठीक है, और क्योंकि रिफ्लेक्ट होंगी तो सेम वेव वापस आएंगी यहाँ पर, तो ये इस तरह से और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती थी। यहाँ पर भी वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क जो है वो है फ्रीक्वेंसी का फ़र्क। यहाँ पे एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मतलब फ्रीक्वेंसी, पीरियड, एम्पलीट्यूड सब सेम था। स्टेशनरी वेव में सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट थी। बीट्स में क्या होने वाला है, यहाँ पर भी सब सेम रहेगा, इवन दो डायरेक्शन भी सेम रहेंगे, बस फ़र्क रहने वाला है वो है फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए पहले वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी n2 है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस, और वो डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं रहेगा, हार्डली 4-5 हर्ट्ज़ का रहेगा, हद होगी 9-10 हर्ट्ज़ का रहेगा, उसके ऊपर नहीं। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यानी एकदम स्लाइटली, यानी एकदम छोटी से क्या होंगे, छोटा सा फ़र्क होगा उसमें। यानी क्या होगा, बीट्स किसे कहेंगे आप कि व्हेन टू वेव्स, ठीक है, टू
वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे हम, सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इन वन डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, यानी हल्का सा जो फर्क है वो है फर्क हमारे फ्रिक्वेंसी में, क्या होती है, सुपर इम्पोज, देन वी गेट द फेनोमेना ऑफ बीट्स। ठीक है, हमको क्या मिलता है, बीट्स। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमको क्या मिले थे, ये जो पॉइंट्स है, आप ध्यान दो, ये पॉइंट्स बोलो, ये पॉइंट्स बोलो, तो जहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता था इन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया था, नोड्स, क्या कहा था हमने उसको, नोड्स। और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट मिला था वहाँ पर हमने उसे कहा था एंटी नोड। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एंटी नोड और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट नोड था। एंटी नोड के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो था प्लस माइनस ट्वाइस है, और नोड्स के लिए जो था वो था हमारा 0। ठीक है, ये हमने देखा था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स और मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। और आपको मालूम है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी उसको ही हमने क्या कहा था, वेव में या फिर ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कहा था। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, यानी इसलिए मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड कहने के एवज में इंटेंसिटी शब्द लगा रहा हूँ। दूसरी बात बच्चों ध्यान में रखना है कि बीट्स हमें सिर्फ साउंड में मिलेगा, बीट्स कहाँ पे मिलेगा हमको, साउंड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहूँगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि स्टेशनरी वेव्स में मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स मिले थे, यहाँ पर भी हमको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले यानी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स मिलेंगे। बस यहाँ पे नाम दिया था एंटी नोड और नोड, वहाँ पर थोड़े नाम अलग है। जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की, उसको हम कहते हैं वैक्सिंग। उसको क्या कहेंगे हम, वैक्सिंग कहेंगे। यानी वैक्सिंग का मतलब क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स। ठीक है, और इसके उल्टा रहता वैनिंग। तो यहाँ पर मिलेंगे हमको मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली बात बीट्स का फिनोमेना क्या है, जहाँ पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है साउंड की, ऐसा फिनोमेना यानी बीट्स। अच्छा, वो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है हमारे सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। मैं यहाँ पे स्पेशली साउंड वेव डाल रहा हूँ क्योंकि बीट्स साउंड ही बताता है, लाइट वगैरह हमको बीट्स देता नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि बीट्स प्रोड्यूस बाय साउंड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बीट्स का फिनोमेना क्या है, द फिनोमेना ऑफ, ध्यान में रखो, जैसे यहाँ पे भी कहा था हमने कि अलग अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाली वेव्स के सुपर इम्पोजिशन के कारण। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द फिनोमेना ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ साउंड। अब किसके कारण, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स traveling through a medium in one direction along the same line with same amplitude and slightly different frequencies is called as beats. उसको क्या कहते हैं हम, बीट्स। ठीक है, एंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स दे आर कॉल्ड एज वैक्सिंग एंड मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स दे आर कॉल्ड एज वैनिंग। हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स यानी वैक्सिंग के लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा प्लस माइनस ट्वाइस है। यहाँ पर ये जो ए है इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। दूसरी बात, ये जो हमारे पास है वैनिंग, तो वैनिंग क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, वहाँ पर हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलता वो मिलता 0 मिलता। ठीक है, बहुत ही कम, यानी आपको यहाँ पर साउंड थोड़ा सा सुनाई देगा इस तरह से। देखो अब इस बात को सुना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमिंग होता ना, थोड़ा सा साउंड बढ़ते 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 एकदम मैक्सिमम होता है, फिर कम होता आता है। ठीक है, यानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एकदम मैक्सिमम होगा वो वैक्सिंग होगा और मिनिमम होगा वो हमारा वैनिंग होगा। वैक्सिंग के लिए कंडीशन है प्लस माइनस ट्वाइस है, वैनिंग के लिए कंडीशन है हमारा 0। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है, या फिर आप इसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, या तो प्लस माइनस ट्वाइस है या फिर 0। वैक्सिंग के लिए प्लस माइनस ट्वाइस है, वैनिंग के लिए 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, बीट्स किसे कहेंगे, बीट्स किसे कहेंगे, आखिर में वो किसका सब टॉपिक है, हमारे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का ही क्या है, सब टॉपिक है, जैसे कि हमारा स्टेशनरी वेव का था। ठीक है, यानी अब बीट्स किसे कहेंगे,
द फेनोमेना ऑफ वेरिएशन बोलो या फिर डायरेक्ट मिनिमम मैक्सिमम बोल सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी में वेरिएशन, मैक्सिमम होना, कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये ठीक है किसके कारण, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम in one direction along the same line having same amplitude and slightly different frequencies, it is called as beats। ठीक है, उसको क्या कहेंगे beats। कंडीशन क्या क्या ध्यान में रखेंगे, पहली बात हमारे पास में जो वेव्स आएंगे एम्पलीट्यूड कैसा होगा, सेम, ध्यान में रखना है, एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है, डायरेक्शन सेम होंगी, ठीक है, along the same line, along सेम लाइन, ठीक है, ठीक, एम्पलीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन सेम होगी, अलॉन्ग द सेम लाइन, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये चार कंडीशन हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन द सेम मीडियम वो तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है, यानी जब सुपर पोजिशन होगा वेव्स का तो ये चार पॉइंट कौन से, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेंगी, अलॉन्ग द सेम लाइन बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन द सेम मीडियम, जब सुपर इम्पोज होंगी तो जाके हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, दोनों मिलकर जब बनेगा वो बनेगा हमारा बिट्स बनेगा। जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स को क्या कहा था हमने, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, वैक्सिंग, ठीक है, तो ध्यान में रखना है मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, तो वो है हमारा वैक्सिंग। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है प्लस माइनस ट्वाइस है एम्पलीट्यूड, ध्यान में रखना, वैसे मैं नोट्स में तो देता ही हूँ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास वैनिंग, तो वैनिंग क्या है, इसके उल्टा, यानी क्या बोलेंगे हम, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, इसमें एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो रहेगा हमारा जीरो रहेगा, ठीक है, यानी ये देखो तीन चार पॉइंट ध्यान में रखो तो पॉइंट वाइज पॉइंट से बिट्स फेनोमेना ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। बिट्स क्या है, फिर से एक बार फटाफट, बिट्स क्या है, द फेनोमेना ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अलोंग द सेम लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, बस सिंपल है, दैट इज अवर बिट्स। देन इन दैट बीट्स में क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स दे आर कॉल्ड एज वैक्सिंग एंड मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स दे आर कॉल्ड एज वैनिंग। फॉर वैक्सिंग द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ट्वाइस है, एंड फॉर वैनिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो, बस इतना सिंपल ध्यान में रखना। और अब जैसे हमने स्टेशनरी वेव्स में, ये देखो ध्यान दो इसको, ठीक है, अब हमने ऐसा स्टेशनरी वेव में देखा था कि हमारे पास में एंटी नोट्स, याद है हमने कहा था दे आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड एंड दे आर डबली पीरियोडिक। डबली पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम, और उसका हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखा था। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम बीट्स का भी एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो बीट्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखना है, सो यहाँ पर सिंपल हेडिंग डाल देंगे हम, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें हम उसको अभी पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, ठीक है, दैट इज़ एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जैसे वहाँ पर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले बीट्स है, तो बीट्स में आपको जो मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बीट्स क्या है, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, और सबसे मेन टॉपिक है वो है बीट फ्रीक्वेंसी। फिर बीट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यानी अप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो पहले हम देखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, जिसमें हम निकालने वाले स्पेशली पीरियड ऑफ बीट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो पहले आप पीरियड ऑफ बीट्स का ध्यान दो। पीरियड का मतलब वैसे भी मालूम है, जैसे मैंने कहा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर मैं पीरियड ऑफ रोटेशन कहूँ तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। अगर मैं पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन कहूँ तो क्या कहेंगे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्सिलेशन। उसी प्रकार अब हम जैसे कि बात करेंगे हमारा पीरियड ऑफ बीट्स, तो पीरियड ऑफ बीट्स में क्या होने वाला है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग्स या फिर टू सक्सेसिव वैनिंग, या फिर जैसे कि हम बात करते हैं कि एक बीट किससे बनती है, एक बीट बनती है वन वैक्सिंग प्लस वन वैनिंग, ठीक है। तो ये बनेगी पूरी की पूरी एक बीट,
तो एक बीट कंप्लीट होने के लिए लगने वाला जो टाइम होगा दैट इज और पीरियड ऑफ बीट्स। या फिर अभी वैक्सिंग है, फिर एक वैनिंग होंगे, फिर से कौन आएगा, वैक्सिंग। तो फिर से जो वैक्सिंग आएगा तो वैक्सिंग के बीच का जो डिस्टेंस जो टाइमिंग है वो है पीरियड ऑफ बीट्स। या फिर वैनिंग के बीच में जो टाइमिंग होगा उसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ बीट्स। यानी पीरियड ऑफ बीट्स क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ बीट्स होगा हमारा द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग्स और टू सक्सेसिव वैनिंग, इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बीट्स। और फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है इसका रेसिप्रोकल रहता है, यानी क्या बोलेंगे हम, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, हर्ड यानी सुनना, क्योंकि बीट ये साउंड का फिनोमिना है, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कहेंगे, एन से बता देंगे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ बिट्स का क्या है, या फिर आप उसको थोड़ा स्पेशल कर दो एन बी, पीरियड ऑफ बिट्स से बोलेंगे हम एन बी से। तो बिट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ बिट्स हर्ड पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स। और पीरियड ऑफ बिट्स क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग या फिर टू सक्सेसिव वैनिंग इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि आपको मालूम है एन बी यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आप इससे हम मैथमेटिकली उसको निकाल भी पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात पीरियड बीट्स क्या है, बीट्स उसकी फिर डेफिनेशन, उसमें कौन से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स यानी वैक्सिंग, फिर उसके बाद वैनिंग, फिर उसके बाद उसका पीरियड, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब। उसके बाद में अब एन बी कितना होता, तो ये एन बी यानी पीरियड ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स निकालना, ये हमारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ध्यान में रखना वैक्सिंग के लिए मैंने क्या कहा था, वैक्सिंग के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस माइनस ट्वाइस से, और वैनिंग के लिए होगा 0। जब तक ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे परेशानी जाएंगी आपको, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि बीट्स के लिए क्या ज़रूरी है, बीट्स किसका सुपरपोजिशन है, तो दो ऐसी वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं, एक वेव ले लेता, तो वेव का इक्वेशन क्या है, वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन क्या बोलेंगे यहाँ पर ओमेगा टी, ऐसा हमारा इक्वेशन रहता ना, ठीक है। कब, जब वो मीन से शुरू करे, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 0, टाइम अगर 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ से शुरू करे तो हमारे पास हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेव है ये है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, यानी y इज इक्वल टू ए साइन, आपको मालूम है ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई एन भी होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 पाई एन और साथ में कौन है टी, यानी ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अब हमको बीट्स के लिए क्या चाहिए, दो वेव चाहिए, दो वेव का सुपरपोजिशन है, ठीक है। तो दो वेव में स्पेशल क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एम्पलीट्यूड कैसे रहने वाला है सेम, और फ्रीक्वेंसी कैसे रहने वाली है डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं अगर दो वेव लेता हूँ तो फ्रीक्वेंसी पहले की n1 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2, और मान लीजिए कि n1 इज ग्रेटर देन n2 अगर है तो दो वेव क्या होंगी, पहली वेव जैसे n1 के लिए मैं y1 लगा दूंगा, n2 के लिए y2, यानी क्या बोलेंगे हम, कंसीडर टू वेव्स, ठीक है। क्या बोलेंगे चलो बताओ, कंसीडर टू साउंड वेव्स traveling through same medium या फिर traveling through a medium in one direction along the same line। अब स्पेशलिटी क्या है, विथ सेम एम्पलीट्यूड, विथ सेम क्या एम्पलीट्यूड सेम एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से मैं ले लेता हूँ n1 एंड n2, ठीक है। एंड थोड़ा सा फर्क जो है कि n1 इज ग्रेटर देन n2 मान लेते, ठीक है। ये वेव को क्या किया हमने ले लिया,
देखो, कंसिडर टू साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इन वन डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n2। ये ले लिया। अब क्योंकि हमने वेव लिया तो वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा, सो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेव्स। तो वेव्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर गिवन बाय, तो पहली वेव फार्मूला क्या है, y, तो पहली वेव के लिए मैं ले लेता हूँ y1, ठीक है, ये मेन फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, n1, यानी यहाँ पर होगा a sin 2 पाई n1t, ठीक है, और दूसरे का होगा y2 इज इक्वल टू a sin 2 पाई n2t हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सुपरपोजिशन में लाएंगे, यानी क्या बोलेंगे, ऑन दी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, फार्मूला क्या होगा, समझो वो y है और y1 प्लस y2, ठीक है, वेक्टर सम होगा उसका। चलो अब वैल्यू रखो यहाँ पर, y1 क्या है हमारे पास, ये साइन 2 पाई n1t प्लस y2 क्या है, देखो a साइन 2 पाई n2t हो जाएगा। और आप याद करो इस बात को, जैसे हमने स्टेशनरी वेव देखा था, स्टेशनरी वेव के समय में भी हमने इसी प्रकार से क्या ली थी, वेव्स को लिया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब इसमें से मैं इस a को क्या कर देता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये इतने पोर्शन को मैं a कहता हूँ, ये पोर्शन को मैं b, तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला लगेगा, सेपरेट है, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले, क्या फार्मूला था याद करिए, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू क्या था, SC, यानी 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पे था a माइनस बी अपॉन 2, तो इस तरह से हमारे पास फार्मूले थे, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास है, a तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, इसमें से देखो क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लेते इंटू साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ पर होगा साइन a यानी कौन है, 2 पाई n1t प्लस b कौन है, 2 पाई n2t और अपॉन में 2, ये ध्यान में रखना, इनटू यहाँ पर कॉस है, तो कॉस के लिए भी क्या होगा, ये 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t अपॉन 2, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो वहाँ पे क्या होने वाला है वो देखो, तो ये 2 को मैं सामने ले लेता हूँ, यानी ट्वाइस से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हमारे पास है साइन, यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, साथ में t और t भी कॉमन है, तो मैं 2 पाई को निकाल देता हूँ और साथ में t को भी क्या करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। अब अंदर बचेगा कौन, देखो n1 प्लस n2 अपॉन 2, तो n1 प्लस n2 अपॉन 2 हो जाएगा ऐसा कॉमन। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, ये कॉस, यहाँ पर मैं 2 पाई निकालता और t साइड में निकालता हूँ, तो n1 माइनस n2 अपॉन 2, यहाँ पे t निकलेगा कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इस 2a के साथ में, ट्वाइस a के साथ में कॉस वाला लेता हूँ, यानी कॉस क्या होगा, यहाँ पर 2 पाई, देखते जाओ आप, n1 माइनस n2 अपॉन 2 साथ में t इंटू ये क्या होगा, साइन 2 पाई, यहाँ पर होगा n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं, ये साइन वाला पोर्शन हो गया, ये इतना पोर्शन देखो आप, ये साइन के सामने जो रहता, साइन के सामने वाला वो हमारा एम्पलीट्यूड का भाग रहता, तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैं उसकी जगह पे रख देता हूँ कुछ नया, पुट क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, 2a कॉस n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख देता हूँ a, यानी हम यहाँ पे नाम देंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड,
ठीक है। और इसीलिए हमारा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे मैं रखूँगा कैपिटल ए। हाँ, कभी कभी ध्यान में रखो आर भी इस्तेमाल किया जाता, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर आप कैपिटल ए ले सकते हो। साथ में कौन है, देखो वहाँ पर साइन, साइन के साथ में क्या है 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी। अब इस इक्वेशन को आप देखो, यहाँ पे हमारा था a साइन 2 पाई n1 टी, a साइन 2 पाई n2 टी, ये इक्वेशन थे वेव्स के। ये भी देखो a यानी हमारा एम्पलीट्यूड है, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, ये t है, यहाँ पे t है, बस यहाँ पे फ्रिक्वेंसी n1 थी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है n1 प्लस n2 अपॉन 2 है, मतलब दो फ्रिक्वेंसी की एडिशन अपॉन 2 हुई है, यानी ये क्या है इक्वेशन ऑफ बिट्स है। ठीक है, क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ बिट्स with वेरिएबल या फिर पीरियोडिकली चेंजिंग बोल सकते हैं, वेरिएबल एम्पलीट्यूड विथ टाइम। देखो अगर यहाँ पे देखो n1 n2 ये तो हमारे फिक्स रहेंगे, जो भी लिया जाएगा। उसके बाद ये साइन 2 पाई, ये भी कांस्टेंट छोड़ दो, ये t है। अगर t बदलता है तो t के साथ में ये फैक्टर बदलेगा, उसके साथ साइन बदलेगा और उसके साथ a बदलेगा, यानी दिस इज इक्वेशन ऑफ बिट्स विथ वेरिएबल एम्पलीट्यूड विथ टाइम। अब वेरिएबल एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड कभी मैक्सिमम होगा, कभी वो मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। और मैंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। वेरिएबल एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या फिर कम होगा तो अल्टीमेटली कौन कम ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा डेफिनेशन में क्या, द फेनोमेना ऑफ वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि ये सब चेंज होगा ना, उसके साथ इंटेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये तो इक्वेशन हो गया बीट्स का, अब हमें यहाँ पर निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स के लिए पहले निकालना पड़ेगा हमको पीरियड ऑफ बिट्स, और पीरियड ऑफ बिट्स के लिए पहले हम वैक्सिंग के लिए कितना टाइम लगता और वैनिंग के लिए कितना टाइम लगता, और दो वैक्सिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम पीरियड कहेंगे, और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो चलो हमारे पास है अभी हेडिंग है कौन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स। तो क्या होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स, यानी एन बी आपको निकालना है। ठीक है, मतलब इसी का मेन टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ पहली कंडीशन कौन सी, फॉर वैक्सिंग। चलो बताओ फॉर वैक्सिंग, मैंने क्या कहा था, वैक्सिंग के लिए हमारा एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है, यस प्लस माइनस ट्वाइस है। तो मैं यहाँ पे लिखता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस है। अब ए, तो ए हमारा क्या है, देखो यहाँ पर इट इज़ 2a कॉस, यहाँ पर है बोलते जाओ क्या है यहाँ पर 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, साथ में t इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा प्लस माइनस ट्वाइस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इधर में भी प्लस माइनस ट्वाइस है, इधर में भी प्लस माइनस ट्वाइस है, जब नीचे जाएगा ट्वाइस से कैंसिल होगा, लेकिन जीरो नहीं रहेगा क्योंकि ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में कटपीट होने के बाद में 1 बचता है, यानी यहाँ पर होगा आपका सो कॉस, ये इसके पहले हो चुका है हमारा 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, 2 पाई कैंसिल। अब मुझे बताओ कॉस, ये इतना जो पूरा पोर्शन है ये हमारा एंगल है, तो कॉस क्या यानी बनाता है, तो आप सबको मालूम है कॉस 1 कब आता है, जब जीरो होगा, यानी कॉस 0 ये आता है 1, या फिर अगर आप कॉस पाई लेंगे तो वो आता है -1, फिर कॉस 2 पाई लेंगे तो वो आता 1। इसका मतलब हमारे पास ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो एंगल क्या आने वाला है, सो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये पूरा का पूरा देखो कॉस इतना पूरा प्लस माइनस 1 है, तो कॉस को हटाओ। ठीक है, कॉस क्या क्या यानी प्लस माइनस 1 होगा, तो ये इतना हमारा होगा 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, साथ में t इज इक्वल टू, कॉस को हटाओ, इधर में क्या होगा कॉस 0 1, या फिर कॉस पाई -1, फिर कॉस 2 पाई, ठीक है, फिर उसके बाद 3 पाई, यानी इस तरह से हमको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम टाइम निकालने वाले, तो मैं रफ में यहाँ करके बताता हूँ आपको। अगर मैंने 0 लिया तो 2 पाई
n1 माइनस n2 अपॉन 2 साथ में t इज इक्वल टू 0। अब मुझे टाइम चाहिए तो ये पूरा जाएगा 0 अपॉन 2 पाई बोलो n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। क्योंकि 0 है तो पूरा का पूरा आंसर, तो पहला टाइम क्या होगा 0, ठीक है। दूसरी बात में अब क्या लेने वाला हूँ मैं, पाई लेने वाला हूँ, तो 0 के जगह पे क्या आ जाएगा, अब पाई आएगा, 0 के जगह पे पाई। अब यहाँ सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल होगा, ये पाई भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, सॉरी ये टी नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 और नीचे में n1 माइनस n2, यानी दूसरा टाइम मिलेगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। तीसरा अगर मैं 2 पाई लेता हूँ तो यहाँ पे 2 रहेगा, बाकी सब तो कटना था, यानी ऊपर 2 अपॉन क्या होगा 2 अपॉन n1 माइनस n2। अब इसी प्रकार 0 है, फिर पहला 1 अपॉन, फिर 2 है तो 2 अपॉन, फिर 3 अपॉन क्या होगा n1 माइनस n2, और इस तरह से हमको मिलेगा। यानी हमको जो वैक्सिंग मिलते जाएंगे, या तो वैक्सिंग 0 पे मिलेगा, या फिर इतने टाइम पर, या फिर इतने टाइम पर, या फिर इतने टाइम पर, तो इस तरह से इतने इतने टाइम पर हमको क्या मिलते जाएगा, वैक्सिंग मिलेगा। अब मैंने कहा था पीरियड, तो पीरियड का फार्मूला क्या था, पीरियड ऑफ बीट्स। पीरियड ऑफ बीट्स का मतलब क्या था, याद करिए, पीरियड ऑफ बीट्स टी इज गिवन बाय, पीरियड क्या कहा था, पीरियड था द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग। तो ये सब वैक्सिंग के लिए मिला है। यानी अब क्या करेंगे टी, तो आप क्या करो, इसमें से ये माइनस करो, यानी 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, या फिर इसमें से ये माइनस करो, यानी क्या होगा 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, आप ऐसा करते करते जाएंगे तो फाइनली देखो इसमें से 0 गया तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। या फिर यहाँ से भी करो, डिनोमीटर सेम है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 n1 माइनस n2, यानी ये बन गया आपका पीरियड। और अब आपको चाहिए है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ठीक है। क्या होगा, तो मैंने कहा था आपसे एन बी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो एन बी 1/t होगा, और t कितना आया है 1/n1 माइनस n2, इसलिए एन बी जो होगा वो होगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, और फाइनली एन बी जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो n1 माइनस n2। तो आपकी जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स होंगे, तो एन बी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 होगी। जो भी डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में, वही बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चलो ये हमने किसके अनुसार देखा, वैक्सिंग के। अब देखते हैं हम इसको वैनिंग के अनुसार, यानी सेकंड पॉइंट हमारा आएगा फॉर वैनिंग। तो फॉर वैनिंग मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस माइनस ट्वाइस है, और वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 0। अब ए की वैल्यू रखो, क्या है ए की वैल्यू यहाँ पर, इट इज़ 2a, यहाँ पर देखो क्या है cos n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये 2a अगर नीचे जाए तो 0 हो जाएगा, सो फाइनली cos n1 माइनस n2 अपॉन 2 टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। अब cos क्या क्या 0 आता है, तो आपको मालूम है cos π/2 0 है, 3π/2 0, 5π/2 0 है। इसका मतलब cos को हटाओ तो n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू, पहला cos काय पे 0 मिलता है तो π/2 पे, फिर मिलता है 3π/2, ये हमारा हो चुका है 5π/2, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके ले लो, जैसे मैं पहला लेता हूँ π/2, तो n1 माइनस n2 अपॉन 2 साथ में t इज इक्वल टू π/2। अब मुझे t चाहिए तो ये पूरा नीचे जाएगा, यानी पाई अपॉन क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास में क्या 2a cos, यहाँ थोड़ी हमारी गड़बड़ी हो चुकी है, हमने यहाँ पर cos लिखना था, 2π लिखना था, यहाँ पर हमें ध्यान दो बराबर, ठीक है। तो पुट यहाँ पर क्या होगा 2a cos 2π, हमने यहाँ तो बराबर लिया है लेकिन वहाँ पे लेते समय गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर ध्यान देना, ठीक। सो ट्वाइस a cos 2π, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ट्वाइस a cos 2π, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a हमारा चला गया तो बचा क्या cos 2π इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0, ठीक है। अब यहाँ से cos चला जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा हमको, ये 2π साथ में क्या रहेगा यहाँ पर हमारे 2π, ठीक है।
तो यहाँ पर भी जैसे हमने लिया था ये बराबर ध्यान में रखो, यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें 2 पाई है, हमारा यहाँ पे 2 पाई छूटा था, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई n1 माइनस n2/2 ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको t चाहिए तो ये पूरा नीचे आएगा, तो ये हमें ऑलरेडी क्या है हमारे पास π/2 है, और नीचे कौन आ रहा है 2 पाई ब्रैकेट में n1 माइनस n2/2 आ रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये पाई यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, इसलिए क्या बचेगा 1 बचेगा और साथ में 2 और ये ब्रैकेट, इसलिए पहला जो टाइम है वो मिलेगा 1/2 n1 माइनस n2 पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पे 3π/2 लेना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का होगा 3, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा का 3 आ जाएगा, तो आंसर में होगा 3/2 n1 माइनस n2। उसी प्रकार आगे होगा 5/2 n1 माइनस n2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसके जैसा पीरियड निकालते, तो क्या होगा पीरियड ऑफ बीट्स टी, क्या फार्मूला होगा हमारे पास t इज इक्वल टू, अब क्या करो इसमें से ये माइनस करो, यानी क्या होगा 3/2 n1 माइनस n2 माइनस ये 1/2 n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस करो 5/2 n1 माइनस n2 माइनस 3/2 n1 माइनस n2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो भला यहाँ पर जो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी 2 n1 माइनस n2 सेम है, ऊपर में 3 माइनस 1 ये बनेगा 2, कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर आएगा 1/n1 माइनस n2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा पीरियड, लास्ट में चाहिए हमको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स ये क्या हो जाएगा, तो उसको नाम देंगे हम NB और वो होगा 1/t, और 1/t t की वैल्यू क्या है फिर से 1/n1 माइनस n2। सो फाइनली देखेंगे NB इज इक्वल टू, ऊपर चला गया तो n1 माइनस n2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी या फिर आप टाइम पीरियड को देखो ये चीज़, और यहाँ पर टाइम पीरियड देखो हमारे पास ये चीज़, टाइम पीरियड दोनों के लिए कैसा है सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए कैसी है सेम है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैक्सिंग, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको इक्वेशन ही नाम देता हूँ पीरियड के अनुसार, ये इक्वेशन 1 समझो और ये पीरियड के अनुसार ये इक्वेशन 2 समझो, तो मैं अगर कहूँ यहाँ पर क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, ये वैक्सिंग है और ये हमारे पास क्या है वैनिंग, तो दोनों के लिए पीरियड कैसे लगा है सेम है, और वो बराबर सेम टाइम पीरियड के बाद में खुद को क्या करेंगे रिपीट, यानी क्या बोलेंगे कि वैक्सिंग एंड वैनिंग आर अल्टरनेटली प्रोड्यूस्ड विथ सेम पीरियड, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी पहले वैक्सिंग मिलेगा, फिर वैनिंग मिलेगा, फिर वैक्सिंग मिलेगा, फिर वैनिंग मिलेगा, लेकिन सेम पीरियड के बाद में। जैसे अगर वैक्सिंग 2 सेकंड पे मिलता तो बाद में 2 सेकंड पे वैनिंग मिलेगा, फिर 2 सेकंड पे वैक्सिंग, फिर 2 सेकंड पे वैनिंग, इस तरह से हमको मिलेगा। तो दिस इज़ अबाउट द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास है। इसके पहले हमने याद करो लास्ट टाइम में स्टेशनरी वेव्स में हमने यही हेडिंग पढ़ी थी हमारे, किसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी थी हमने, वहाँ पर कुछ और देखा था, तो वहाँ पर एंटी नोट्स था और नोट्स था, ठीक है। तो एंटी नोट्स के लिए काम किया था हमने, यहाँ पर हमने किसके लिए काम किया फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, उसमें से वैक्सिंग और वैनिंग के लिए काम किया, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा बीट्स का फिनोमेना, इसका एप्लीकेशन है जो हम बाद में देखने वाले। तो फिर से एक बार कहूँगा वैक्सिंग और वैनिंग, वैक्सिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, वैनिंग है मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, और ये जो मैक्सिमम मिनिमम यानी वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वही हमारा क्या है बीट्स है, जो हमें मिलता है किस तरह से, जब उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा वेव्स का और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, बाकी सब सेम होगा और उनका सुपर पोजिशन होगा, तो जाके हमको बीट्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी हुई थी, मैंने 2 पाई यहाँ पर लिखा नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना, बराबर उसको सिस्टमेटिक पद्धति से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रुकाते हैं, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे इसके एप्लीकेशन के साथ में। टिल देन बाय।